मॉडर्न ट्रेंड समझें कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो भी टेक्नोलॉजीज इंटरनेट वगैरह हैं उसका किस तरीके से समाज में असमानता क्रिएट कर रही है, एक देश के अंदर भी और एक देश के बाहर भी। अब इस तरीके से समझिए, भारत एक देश है, तो भारत शायद अमेरिका से टेक्नोलॉजी के मामले में पिछड़ा हो सकता है, दिल्ली शायद उत्तर प्रदेश या बिहार से या बेंगलुरु तमिलनाडु से या चेन्नई से या किसी पर्टिकुलर जगह से आगे हो सकता है इंटरनेट या इस सब के मामलों में। ठीक है, कोई यहाँ पे कमेंट नहीं हो रहा है, एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन आपको करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, हर कंट्री चाहे वो कितनी भी गरीब हो अब बहुत ज़्यादा आईसीटी का प्रयोग कर रही है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का प्रयोग कर रही है। जिन कंट्रीज़ के पास इंफॉर्मेशन या टेक्नोलॉजीज़ हैं यानी डेवलप है उनको हम इंफॉर्मेशन हैव भी कह देते हैं, और जिन कंट्रीज़ के पास इंफॉर्मेशन या टेक्नोलॉजी उतनी नहीं उनको इंफॉर्मेशन हैव नॉट भी कह देते हैं। ठीक है, वो कार्ल मार्क्स वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे ले लिया। तो जिनके जो डेवलप कंट्रीज़ हैं लेकिन उनके पास जो है इंटरनेट हो गया या जो भी टेक्नोलॉजीज है वो बहुत बेटर तरीके से है। ठीक है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी की है जो कि पुअर कंट्रीज़ के पास नहीं है तो उनके पास भी, पुअर कंट्रीज़ के पास भी है टेक्नोलॉजी पर उस लेवल की नहीं है। तो कहीं ना कहीं डिजिटल डिवाइड तो यहाँ पे क्या बन ही गया, मतलब एक कंट्री के पास बहुत टॉप नॉच क्वालिटी का कोई कंप्यूटर है, आपके पास ऐसा है कि डब्बे की तरह चल रहा है, तो डिफरेंस क्रिएट हो गया ना। अब यही सब जो असमानताएं हैं, जो पैटर्न है असमानताओं का, वो अलग अलग कंट्रीज में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि फ़ोन का हम एक्सेस देखें, मतलब हमने एक स्टडी की कि अगर हम बात करें, हमने एक और फिर स्टडी किया 1998 में जिसमें कि 1000 पे कितने लोग एक पर्टिकुलर कंट्री में फ़ोन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हमने देखा। ठीक है, तो हमें 3 लोग मिले 1000 में से जो युगांडा में यूज़ कर रहे थे, एशिया में कुछ 19 लोग मिल गए 1000 में से जो यूज़ कर रहे थे। तो इस तरीके से पता चलता है कि कौन सी कंट्री कितनी पिछड़ी हुई है। तो आप इस तरीके से स्टडीज़ को देख के समझ सकते हैं कि डिजिटल डिवाइड तो समाज में था। ठीक है, अब एक चीज़ आपको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे समझा देती हूँ, मैं चैप्टर बेस पे नहीं, आपको मैं एक जर्नल पर्सपेक्टिव, आप इस पार्ट को पढ़ेंगे अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, टेक्नोलॉजी आई, हर कंट्री के पास अपना एक कल्चर, एक लैंग्वेज होगा। आप मानते होंगे भारत में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, भारत के अन्य अलावा भी जो देश है वहाँ पे अलग अलग, जापान में जापानी भाषा है, भारत में तमिल तेलुगु ये सब भाषाएं हैं, तो कई सारे हर देश में अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो लैंग्वेज एक बहुत ही बड़ा बैरियर हो सकता है इंफॉर्मेशन का। तो आप देखिए ज़्यादातर कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप हो गए, कीबोर्ड्स हो गई, वो अंग्रेजी भाषा में आती हैं। अब हम एक आइडिया लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई पर्सन है और इंडिया में इंग्लिश इतना पॉपुलर नहीं होता, वो तमिल बोलता है, तेलुगु बोलता है, हिंदी बोलता है, उसके लिए कितना मुश्किल हो जाता है कि ये कीवर्ड्स यूज़ करे। आप खुद को 6 साल 5 साल पहले इमेजिन करिए। तो ये सब चीज़ें भी एक बहुत बड़ी वो है क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें इंग्लिश में आती हैं, तो रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से भी एक डिस्पैरिटी मतलब एक भेदभाव या असमानता समाज में आती है। क्योंकि जो भाषा के आप ज्ञानी है, जो भाषा का प्रयोग आप करना चाहते हो, उस भाषा में कुछ मिले ही ना। मान लीजिए कि आप इंटरनेट पे पढ़ने जा रहे हैं किताबें, ठीक है, आपको अंग्रेजी में हज़ारों किताबें मिल जाए और आपको अंग्रेजी नहीं आती हो, आपको हिंदी भाषा में किताब चाहिए, तो आपका तो हो गया ना, आप यहाँ पे आपका डिजिटल डिवाइड हो गया, आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं है कि आप पढ़ सकें। तो इसकी बात यहाँ पे की जा रही है कि लोकल लैंग्वेजेस को भी बढ़ावा दिया जाए। अब तो खैर हिंदी कीवर्ड्स वगैरह और भी रीजनल लैंग्वेजेस में कीबोर्ड और ऐप्स आने लगे हैं, बट फिर भी अभी बहुत लंबा रास्ता हमें तय करना है। डिवाइड इन एम्प्लॉयमेंट एक्सेसिबिलिटी, कि अभी हमारा एक ग्लोबलाइजेशन का फेज चल रहा है, सारी कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हम एक विलेज बने हुए हैं, बहुत ही रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी फेज है। लेकिन इस ग्लोबल इकोनॉमी में एक विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसमें किस कंट्री को कितना बेनिफिट मिल रहा है, उस कंट्री के कितने लोगों का कितना पार्टिसिपेशन है, ये मैटर करता है। बहुत सारे लोग अभी कमेंट में आके लिखेंगे हमारे देश के तो बहुत सारे लोग सीईओज हैं एंड ऑल, ठीक है, वो अच्छी चीज़ है, बट क्या जितने हमारे देश के लोग सीईओज हैं उससे बहुत कम संख्या में अमेरिका कनाडा के सीईओज या
कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं। तो बात यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कुछ कंपनीज़ का इस ग्लोबलाइजेशन से या कुछ कंट्रीज़ का इस ग्लोबलाइजेशन से बहुत बेनिफिट हुआ है, वहीं कुछ कंट्रीज़ के लोगों की पहुँच वहाँ तक नहीं हुई है। मान लीजिए कि हमारे पास तो फिर भी आईआईटीज़, एनआईटीज़ हैं जो बहुत ही जीनियस लोगों को क्रिएट कर रही हैं, जो कि अच्छा खासा पैसा लेके, अच्छा खासा पैकेज लेके बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। बट ऐसी बहुत सारी कंट्रीज होंगी जहाँ पे आईआईटीज़, एनआईटीज़ जैसे लोग नहीं होंगे। अब मान लीजिए आपको बेसिक एजुकेशन ही नहीं मिल पा रही, आपको हायर एजुकेशन नहीं मिल पा रही, तो कहाँ आप इस टेक्नोलॉजी वाले युग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर जर्नलाइज सब्जेक्ट्स की बात करें, लाइक हम अभी भी एक जर्नलाइज सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो शायद उतना स्कोप नहीं रहेगा जितना एक और फील्ड के साइंटिस्ट वगैरह को, इन सबको रहे। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि एक्सेस कितना लोगों का है। ठीक है, कौन सी कंट्री के पास कितना स्कोप है कि वो रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा लगा सकती है। मान लीजिए कि अमेरिका का इकोनॉमी उतनी बड़ी है, अमेरिका अपने आप में उतना आगे है, तो वो रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत पैसा लगा सकता है। वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेटर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह मिलेंगी, फिर वो और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाएंगे, फिर वो और उन्नति करेगा। लेकिन जो कंट्री के पास अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है, फिर वो दूसरे कंट्री से टेक्नोलॉजी लाएगा, फिर उस टेक्नोलॉजी में जो पैसा खर्च किया उसने, शायद वो यूनिवर्सिटी पे ना लगा पाए, वहाँ पे उतना एजुकेशन ना हो पाए। सब कुछ इंटरकनेक्टेड होता है सोशियोलॉजी में, आपको बस थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए। इस चैप्टर में बस इतना ही है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वीडियो को शेयर करिएगा।